आ जाने के लिए और लग चुकी है अदालत। सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन और आप सबको मेरी ओर से दुर्गा अष्टमी की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत ये समय आपके लिए अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत कुछ बदल रहा है, उठापटक चल रही है और इन तमाम चीजों की टोह लेंगे आज की अदालत में। तो मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कब अदालत का समय आएगा, कब आप लोगों से बातचीत होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत व्याकुल होंगे। जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं का क्या असर भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है, हमारे शेयर्स पर पड़ सकता है, कितनी और गिरावट आ सकती है, कहां जाकर बाजार रुकेगा, इन सारे सवालों के जवाब खोजने का प्रयास आज की अदालत में हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो लोग इक्विटी रश के फेसबुक पेज के माध्यम से अदालत की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। और जो लोग इत्मीनान से बाद में फुर्सत से रिकॉर्डिंग देखेंगे आज की अदालत की, आप सबको भी मेरा। नूरैन साहब कह रहे हैं आप कौन सा मॉनिटर यूज करते हैं, इसका लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छा, मेरा मॉनिटर कुछ ऐसा विशेष है, जरूर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मुझे पता नहीं कौन सा है, चेक करके आपको जरूर डिटेल्स भेजूंगा नूरैन जी। और उनके अलावा बाकी तमाम लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा संदेश भेज रहे हैं। पवन कुमार जी लिख रहे हैं कि निर्बल के बलराम हैं, आप ऐसे ही हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। और अपनी ओर से हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें, जो हमारे साथ जुड़े उसको हमारे साथ जुड़ने से लाभ हो और सबका कल्याण हो, ये प्रयास हमारा रहता है। तो पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी अनेकों शुभकामनाएं, रामनवमी की भी, अष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अदालत की। बहुत सारे विषयों पर बड़ी गर्मा गर्म तीखी चर्चाएं आज की अदालत में होने जा रही हैं, तो इसीलिए समय गंवाए बिना प्रभु का नाम लेकर आप इस अच्छे समय पर चर्चा शुरुआत करते हैं आज की अदालत की। टैरिफ की भी तारीफ करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भी, जो ये ट्रंप कार्ड है इसमें कितना बल है इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको ये बात याद दिला देता हूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करते समय निवेश से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना और सारे संबंधित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना अनिवार्य होता है। और यह बात भी याद रखनी जरूरी है कि कोई भी अगर आप निवेश करते हैं तो वो हमेशा बाजार जोखिम के अधीन होता है। तो हम यही बाजार जोखिम है जो आपको साक्षात विकराल रूप में अभी दिख रहा है। बाजार में जो भीषण गिरावट देखने को मिल रही है, कल हमने गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स देखे, गिफ्ट निफ्टी में 500-600 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ये जो विनाशी गिरावट देखने को मिल रही है दुनिया भर के बाजारों में, इसी को मार्केट रिस्क कहते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, कुछ बदला नहीं है, बिगड़ा भी कुछ नहीं, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है, मार्केट है, ये कई बार अलग अलग तरह की चुनौतियां हमारे रास्ते में प्रस्तुत करता है। और वही आपने होते हुए पिछले कुछ दिनों में देखा। कैसे उससे निपटा जाए इसकी बात करेंगे, लेकिन ये खतरा हमेशा रहता है और इस खतरे का हमें हमेशा संज्ञान लेना चाहिए। हमें समझ होनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी घट सकता है, उसके लिए हमेशा अपने रिस्क का ख्याल रखिए। एक बात और जो हर सप्ताह में आपको नियम से याद दिलाता हूं, फिर आज एक बार याद दिला रहा हूं कि मेरा कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई ऐसा सोशल मीडिया चैनल नहीं है जिसके माध्यम से खरीदने बेचने की राय मशवरा, आपको कोई ट्रेडिंग टिप्स मिलती हो, या कोई ऐसा चैनल हो जिसके जरिए अश्योर्ड प्रॉफिट्स, लॉस को प्रॉफिट में तब्दील करने की युक्ति इत्यादि सुझाई जाती हो। तो अगर आप किसी ऐसे चैनल से जुड़ गए हैं जिसमें आपने मेरी तस्वीर या नाम लिखा देखा हो, किसी बहरूपिये के चैनल से अगर आपका संपर्क हो गया हो, तो तुरंत प्रभाव से उससे दूर हो जाए और तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना हमें दे, जिससे कि हम भी उस पर उपयुक्त कार्रवाई करवा पाए। तो बहुत जरूरी चीज है ये। और आजकल कई सारे ऐसे फेक आईडीज, फेक चैनल्स चल रहे हैं, तो सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर किसी एक ऐसे चैनल के संपर्क में आप आए हैं तो उससे कृपा करके दूरी बनाकर रखें। और याद रखें कि कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा इंस्टाग्राम चैनल नहीं है जिसमें खरीदने बेचने की राय इत्यादि मिलती हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर बातें आज की अदालत में हमें करनी है। बाजार में हम देख ही रहे हैं कि उठापटक का ऐसा दौर देखने को मिल रहा है जो आपको बहुत साल पीछे ले जाएगा और पुरानी बातें याद आएंगी कि कब हमने पिछली बार इस प्रकार की गिरावट देखी थी। अरे वाह, चलिए तो शुरुआत करें आज के सत्र की। सबसे पहले तो चार्ट देख लेते हैं। कुछ ही क्षणों में आपकी स्क्रीन पर चार्ट दिखाई पड़ेंगे आपको। लीजिए, चार्ट हो गए हैं हाजिर। तो ये कई सारे इंडिकेटर डले हैं, इन इंडिकेटर्स को एक बार के लिए हटाए दिया जाए। और अब आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट जो कि अभी आप देख रहे हैं। और वीकली चार्ट हम देख रहे हैं बड़ी गिरावट आई इस सप्ताह, 2-2.5% निफ्टी नीचे लौटा।
और आप देखिए कि एक रेजिस्टेंस मार्क की गई थी चार्ट पर 23,800 के आसपास, वो लेवल पार नहीं हुए। वहीं से आपने देखा कि निफ्टी ने एक पीक लगाई और वहीं से वापस से गिरावट आते हुए दिख रही है। वीकली चार्ट पर बड़ा सपोर्ट कहा है, मार्क किए करते हैं ये चार्ट पर, तो ये लेवल जो है 22,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल भी है, चार्ट पर भी इस लेवल की खासी अहमियत है। ये लेवल जो है निफ्टी के लिए ये महत्वपूर्ण लेवल है। तो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,000 का। तो 22,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल आता है निफ्टी पर तो आपको बड़ा सपोर्ट यहां देखने को मिलेगा। 600-700 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था, तो अगर मान लीजिए निफ्टी नीचे आ जाता है 22,300 के आसपास ट्रेड होने लगता है सोमवार को, तो आप देखते हैं कि अभी भी उसी दायरे में निफ्टी है और सपोर्ट से ऊपर ही रहेगा। तो ये 22,000 का लेवल ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चार्ट लेवल है वीकली चार्ट्स पर। और वीकनेस दोबारा से शुरू हुई है। अगर आप इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को देखें निफ्टी पर, तो ये रेखा कुछ इस तरह से आपको डालनी होगी। ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो फिर आपको ये रेखा फिर से रिवाइज करेंगे और फिर इस लाइन को इस तरह से प्लेस करेंगे। तो रिवाइज ट्रेंड लाइन जो होगी वो इस तरह से डालनी होगी। तो ये हमारी रिवाइज ट्रेंड लाइन है और इस प्रकार का डाउन ट्रेंड आपको दोबारा से निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। तो उठा पटक का दौर है और हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स में मेजर डिक्लाइन चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो ये समय संयम बरतने का, कॉशियस अप्रोच रखने का, पोजीशंस को सीमित रखने का और वेट एंड वॉच करने का है। क्योंकि देखिए जो घटनाक्रम है दुनिया भर में जो चल रहा है, आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, और जिस तरह से उन्होंने पूरे विश्व के हर देश पर, यूएस के हर ट्रेडिंग पार्टनर पर जिस तरह से उन्होंने टैरिफ्स लगाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसका कोई पुराना आपको जोड़ नहीं मिलेगा, कोई पुराना ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। तो बरसों बाद इस तरह की पॉलिसीज हमने देखी हैं, बहुत प्रोटेक्शनिस्ट और बहुत ही ज्यादा हॉकिश पॉलिसीज यूएस लेकर के आया है। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम कई देश रिटेलिएट करेंगे, अपनी ओर से यूएस पर वो टैक्स लगाएंगे, जैसा कि कल चीन ने किया। और आप देखिए कि इस पूरी उलझन में कुछ समय लगेगा एक वापस से स्थिरता लौटने में। या तो बैक डाउन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो अभी उनका एक कड़ा रुख है उसमें कुछ नरमी डालेंगे, कुछ ढील बरतेंगे, या फिर आप देखें कि दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वो धीरे धीरे करके अमेरिका के इस नए बदलते हुए जो उनकी नीतियां हैं उसके साथ समझौता कर लेंगे। जो भी होगा एक स्थिरता लौटने में कुछ समय जाएगा और उस बीच में बाजार जो है वो असहज रहेगा। अनसर्टेनिटी बाजार को पसंद नहीं आती और अनसर्टेनिटी जो है वो बाजार के लिए एक संकट का कारण बनती है और वही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये एक समय है, ट्रांजिशन है, जहां पर आप देखें कि उतार चढ़ाव, गिरावट, तेजी मंदी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप अगर वहां पर आता है शेयर की कीमतों में, क्योंकि देखिए हमारे देश में तो क्या है कि हमारी जो सेविंग्स हैं, बचत है, उसका बहुत छोटा हिस्सा हम इक्विटी में लगाए बैठे। जो टोटल हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं या हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा शेयर बाजार में लगा है और वो भी म्यूचुअल फंड के रास्ते हाल में ही लगा है। उससे पहले तो हमारे यहाँ जो सेविंग्स हैं वो प्रॉपर्टी में, गोल्ड इत्यादि में निवेशित थी। तो अब और एफडीज में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था। अब आप देखिए यूएस में बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ी बचत उनकी सबकी शेयर बाजार में लगी हुई। अगर इस तरह की नीतियां चलती रहीं और शेयर बाजार में वापस से सुधार नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो इसीलिए इस बात को समझ करके चलिए कि यूएस में स्टॉक मार्केट सारा पॉलिटिकल इशू, तो इसीलिए ये मान करके चले कि बहुत समय तक बाजार पर दबाव बनाए रख पाना किसी भी राष्ट्रपति के लिए यूएस में पॉसिबल नहीं होता है। तो इवेंचुअली या तो देखिए अब यहां से द वर्स्ट इज ओवर, क्योंकि जो डिसीजन लेना था, जो हार्श डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप जो लेने के लगातार कहते चले जा रहे थे, उन्होंने एक तरह का जो उनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन था वो छोड़ दिया है। और अब जो है यहां से कुछ सुधार होने की उम्मीद है। जैसे जैसे नेगोशिएट करेंगे वो कुछ देशों के साथ, समझौते होंगे, उन समझौतों के बाद उनका अनाउंसमेंट होगा, तो बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। लेकिन अगर आप चार्ट के दृष्टिकोण से देखें और मुझसे कम से कम पूछे तो मेरा यह मानना है कि वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी कोई ऐसा बहुत बड़ा जलजला नहीं आ गया है जिसको लेकर हम 2008 की यादें वापस ताजा कर लें या पैनिक में आ जाएं। इनफैक्ट ये जो फॉल है दिस विल क्रिएट अ पैनिक बॉटम, तो एक वायलेंट बॉटम जो कि आमतौर पर हर गिरावट के बाद देखने को मिलता है और वही स्थायी बॉटम होता है, वो बॉटम शायद अब इन खबरों के बाद और ये जो घटनाक्रम चल पड़ा है इसके बाद देखने को मिलेगा। आप ये मान करके चलिए कि भारत को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का रुख बहुत आप कहें कि बेहतर है बाकी देशों की तुलना में, जबकि भारत इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो और भारत के जो उत्पाद हैं उनको भी अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट भारतीय इकोनॉमी पर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए वो टैरिफ ज्यों के त्यों भी रहते हैं तो भी हम पर बहुत मामूली सा असर उसका देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ समय के लिए संघर्ष रहेगा, लेकिन केवल हमारे साथ ही नहीं है, पूरे विश्व के हर देश पर ही टैरिफ लगा है।
अगर भारत को उन्होंने सिंगल आउट करके हम पर टैरिफ जड़ दिए होते तब बात सही थी कि भारत अकेला हो गया है और भारत के उत्पाद जो है महंगे हो गए हैं और बाकी दुनिया भर का सामान सस्ता हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए ये जो स्थिति है ये भारत के लिए उतनी भी प्रतिकूल नहीं है जितनी प्रथम दृष्टया दिखती है, या जिसको लेकर के हम इतने असहज हो रहे हैं, या जो ये आप चीत्कार सुन रहे हैं चारों ओर। ठीक है, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। बेसलाइन टैरिफ 10% का उन्होंने तय किया है, तो मुझे लगता है कि 10% के आसपास ही टैरिफ लगेंगे अंत में। और इन जो अभी टैरिफ घोषित किए गए हैं सब में समय आने पर ढील दी जाएगी, राहत मिलेगी, समझौते होंगे और वो परस्पर लाभ उनसे दोनों ही देशों को हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन जो अभी है उससे बेहतर होगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक बार न्यूज को अलग रखकर केवल चार्ट्स को देखें तो हाँ, चार्ट्स पर कमजोरी अभी भी जारी है, गिरावट की पूरी पूरी संभावना है और इसमें 22,000 का लेवल अब बाजार पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो उठापटक के इस दौर में संयम रखिए और ये सोचिए कि इस पूरी गिरावट में अवसर कहाँ छिपे। देखिए, हर आपदा में अवसर होते हैं और इस आपदा में भी, इस संकट में भी आपको अवसर दिखाई देने चाहिए। हाँ, बहुत सोच समझ करके उन मौकों को तलाशेंगे और वो क्या, कहाँ, कैसे, किधर छिपे हैं, इनको भी जानने का प्रयास आज की अदालत में हम करेंगे। तो ग्लोबल सिचुएशन जो है वो बहुत फ्लूइड है, दिन प्रतिदिन बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप, हमने देखा है कि जो उनका पहला स्टिंट था एज प्रेसिडेंट, उसके मुकाबले इस बार वो ज्यादा अग्रेसिव दिखते हैं। अग्रेसिव तो वो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार उनका अग्रेशन अलग स्तर पर है। इस बार वो सोच समझ करके आए हैं कि मुझे क्या क्या नीतियां लागू करनी है और उनका एक हम थोड़ा उग्र रूप देख रहे हैं और वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल एक चीज याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन और वो हर चीज को एक व्यावसायिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इवेंचुअली ही अंडरस्टैंड्स कि किस तरह से पब्लिक सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। उन्हें ये भी पता है कि व्यापार किस तरह से किया जाता है और डील्स कैसे बनाई जाती है। तो वो कॉन्सुमेट डील मेकर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर तो गत्वा चीजें उतनी भी खराब नहीं है जितनी की दिखती है। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल, ये जो सडन न्यूज आई, इसके कारण एक हड़कंप जरूर है और इसको भी नेविगेट करना है हमें, इसको इस पर से बाहर निकलना है और बहुत ज्यादा क्षति नहीं अपने को लेनी है, इसका हमें ख्याल रखना है। तो ये तो बात हुई निफ्टी की, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक दफे निफ्टी का डेली चार्ट भी देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली है, यहाँ पर एक उछाल आया, उछाल के बाद करेक्शन। अब जो कल की गिरावट आएगी सोमवार को, उसमें बाजार इन स्तरों तक आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने नीली लकीर डाली है, ये मान के लिए चलिए ये बाजार के लिए बड़ा स्तर है, तो उठा पटक गिरावट आएगी, लेकिन ये लेवल होल्ड करना चाहिए कुल मिलाकर। और ये लेवल होल्ड कर जाए तो हो सकता है कि फिर से आपको रिकवरी भी स्विफ्ट आते हुए नजर आएगी। तो 22,000 के लेवल को अहमियत दें अभी वर्तमान स्थिति में। निफ्टी के बाद आइए बैंक निफ्टी की चर्चा कर लें, जहां पर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। यहाँ तो कुछ खास गिरावट आई नहीं, एक डबल बॉटम पैटर्न बना है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर, जिसका स्तर ये 50,400-500 का है। यानी कि अभी 1,000 अंक नीचे ये लेवल है। अगर 1,000 पॉइंट का ड्रॉप आ जाता है सोमवार को या अगले सप्ताह के पहले कुछ दिनों में, तो ये लेवल जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल। ये टूटा तो फिर सीधे फिर आपको और 1,500-2,000 अंकों की गिरावट देखनी पड़ सकती है। तो ये बाजार की स्थिति है। कमजोरी यहाँ पर भी है बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आप देखिए कि बहुत फायदा हो रहा है बैंक्स को, एनबीएफसीज को, ट्रेजरी गेन्स भी होंगे और कुल मिलाकर चीजें जो हैं ये बैंक्स के लिए उतनी खराब नहीं है और ऑलरेडी करेक्टेड सेक्टर है। तो ये सेक्टर है जिस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी हमने देखा। आइए, तो जो ये पूरा संकट है इसका जो कहे कि एपी सेंटर यानी कि केंद्र जो है वो है यूएस, और यूएस के चार्ट्स को आइए देखते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। ओहो, कैंडल की साइज देखेंगे आप स्तब्ध रह जाएंगे। 2200 अंकों की गिरावट, 5.5% की सिंगल डे गिरावट मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार कब देखने को मिली थी। तो ये ऐतिहासिक गिरावट है और ये जो घटनाएं हैं ये भी हमारे जहन में हमेशा रह जाएगी और ये एक ऐतिहासिक गिरावट है। इसका कोई दूसरा पैरेलल आपको हाल फिलहाल में या रिसेंट मेमोरी में देखने को नहीं मिलेगा। 5.5% का सिंगल डे ड्रॉप हमने डाउ जोन्स में आते हुए देखा और बड़ी गिरावट आई। और इसका देखिए सबसे पहला इंपैक्ट जो है वो यूएस इंडस्ट्री और यूएस बिजनेसेस पर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स चाइना से आते थे। चाइना पर बहुत बड़े पैमाने पर यूएस मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है और अगर चाइना से सामान आना बंद हो जाएगा या उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो उसका असर यूएस प्रोडक्ट और यूएस आउटपुट पर भी पड़ेगा। तो उनकी कंपनियों पर भी बड़ा जबरदस्त असर पड़ने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। और रिटेलिएटरी मेजर्स जैसे चाइना ने लिए हैं, ऐसे जब बाकी देश भी लेने लगेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसको लेकर बाजार बड़ा चिंतित है। तो ये यूएस मार्केट की गिरावट है। आपको याद होगा कि अभी से नहीं, कई सप्ताह से लगातार यूएस मार्केट में बन रहे इस डबल टॉप की हम चर्चा करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी थर्सडे को जो वीडियो मैंने जारी किया था उसमें भी इस डबल टॉप की चर्चा मैंने की थी और मैंने आपको बताया था कि 41,900 के आसपास का ब्रेकडाउन आने पर
बड़ा सपोर्ट चार्ट पर फिर सीधे 37,000 के इर्द गिर्द है और वही लेवल्स आपको अब डाउ जोन्स में आते हुए दिख रहे हैं। तो एक बड़ा ब्लैक डार्क कैंडल आपको देखने को मिल रहा है जिसने कि पूरी तस्वीर डाउ जोन्स की बदल दी। तो यहाँ पर अब सावधानी बरतने का समय है, कमजोरी जो है वो चल रही है, वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर ये लेवल टूट गए 37,000 के या जो ये 38,000 के माफ कीजिए, तो अब जो बड़ा सपोर्ट है 38,000 के बाद वो यहां पर दिखेगा आपको। तो ये 36,400 के लेवल्स हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 38,000 और उसके बाद फिर 36,400 ये मेजर लेवल्स हैं डाउ जोन्स के लिए। तो डाउ जोन्स में गिरावट की शुरुआत, बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही। तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर्स डाउ जोन्स के हैं। आइए नेस्डैक में देखते हैं क्या छिपा है। नेस्डैक में गिरावट ज्यादा तीव्र है, बड़ी है और हमने देखा है कि नेस्डैक में जो ट्रेंड लाइन मैंने डाली थी ये भी भंग होते हुए दिखाई पड़ी इस सप्ताह। मेजर ब्रेकडाउन और नेस्डैक का भी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कमजोरी नेस्डैक में भी चल रही है। यहाँ पर भी डबल टॉप बने थे पहले 19,000 के आसपास और उसके बाद अब जो है जब ये 16,000 का लेवल पार हुआ तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी टूट गई जो हमने पहले मार्क की हुई थी। तो नेस्डैक से भी कमजोरी के संकेत साफ स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यूएस मार्केट्स आर इन अ टेल स्पिन और वहां गिरावट जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है और मेजर लेवल्स टूटते हुए दिख रहे हैं। तो जब ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो तो आपको भी संयम बरतना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैश पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उस कैश को कब डिप्लॉय किया जाए। उन सबसे मेरा आग्रह है कि वेट एंड वॉच कीजिए, चार्ट्स पर कुछ क्लैरिटी स्टेबिलिटी आ जाने दीजिए। जब चार्ट्स पर कुछ स्थिरता लौटेगी, स्ट्रक्चर स्ट्रांग होंगे, तब सोचेंगे वापस से खरीदारी करने का। फिलहाल इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा। तो वेट एंड वॉच एंड बी वेरी कॉशियस एंड सेफ, ये आपका फोकस होना चाहिए। डेरिवेटिव्स के कारोबारी विशेष रूप से ध्यान दें। डेरिवेटिव्स में जो है बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी और ये समय संयम बरतने का और अपने एक्सपोजर को रिस्ट्रिक्टेड रखने का है। इस तूफान को गुजर जाने दीजिए, बाजार में स्थिरता लौट आएगी, नए अवसर खुलेंगे, बहुत बेहतरीन खुलेंगे। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब जब बाजार में इस प्रकार का सेल ऑफ देखने को मिला है तब तब आप देखिए बहुत स्विफ्ट, शार्प और अनएक्सपेक्टेड रैलीज देखने को मिली। तो अगर ये गिरावट भी प्ले आउट हो जाती है, जो भी होना है जल्दी हो जाना चाहिए और बहुत लंबी गिरावट देखने को मिलेगी, इसकी संभावना कम है। शार्प स्विफ्ट करेक्शन, सिग्निफिकेंट करेक्शन और उसके बाद उतनी ही शार्प रिकवरी की संभावना देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अवसर का ध्यान रखिए और यही आज के अदालत का संदेश है कि जो आपदा है, जो संकट है, इसमें अवसर छिपे हैं अगर आप थोड़ा सा उस तरफ सोचें। याद रखिए कि देयर विल बी अ शार्प वायलेंट बॉटम और उसके बाद आप देखिए देयर विल बी जस्ट अ शार्प रिकवरी, जैसे कि पहले भी कई बार हम निफ्टी पर देख चुके हैं। तो इसी के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है और अवसरों को खोजते रहना है। उन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दीजिए जो गिरावट में बिल्कुल हिले नहीं है, जिन्होंने हल्की सी भी जमीन नहीं छोड़ी है और जो लगातार ताकत का परिचय दे रहे हैं, उन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देना होगा। जहां कमजोरी सबसे अधिक हुई है, गिरावट सबसे तीव्र हुई है, जहां कोई स्तर काम नहीं कर रहा है, वहां पर नया पैसा छोड़ने का दुस्साहस मत कीजिएगा, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पैसा वहां डालिए जहां परफॉर्मेंस दिख रही है और जहां पर स्ट्रेंथ चार्ट्स पर नजर आ रही है। इस सप्ताह बहुत सारे स्टॉक्स बड़ी स्पीड से गिरे। हमने गिरावट देखी मेटल्स में जो कि अभी तक स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, हमने गिरावट देखी ऑटो में, जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में मेजर करेक्शन, डिक्लाइन इस सप्ताह दिखा। आइए कुछ चार्ट्स और देख लेते हैं। एक दफे गोल्ड का चार्ट देखते हैं। तो गोल्ड में भी हम थोड़ा पॉज देख रहे हैं। 90,000 से नीचे गोल्ड फिसला, तो गोल्ड में भी थोड़ा पॉज, थोड़ा ठहराव, एक विराम देखने को मिल रहा है। गोल्ड की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। और सिल्वर का चार्ट देखें एक नजर, तो सिल्वर में हमने मेजर डिक्लाइन इस सप्ताह आते हुए देखा। लगभग 13% की ड्रॉप हमने सिल्वर की कीमतों में इस सप्ताह देखी। तो गोल्ड सिल्वर भी अछूते नहीं रहे हैं गिरावट से और सिल्वर में भी ये जो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसका ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया। तो सिल्वर के चार्ट्स को भी रिविजिट करने का समय आ गया है। इसके अलावा जो तेजी मंदी चल रही है मार्केट में, इसमें अगर आप देखें एक चार्ट पर आपका विशेष ध्यान लेना चाहता हूं और वो है इंडिया विक्स का। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा करेक्शन आया तो इंडिया विक्स में तो बड़ी रैली बनी होगी, लेकिन मामूली सा एक अपटिक आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इंडिया विक्स में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभी भी वॉलिटिलिटी सर्ज नहीं है, कम से कम इंडिया विक्स में ये आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं नजर आता है। तो ये फिलहाल स्थिति है दुनिया भर के बाजारों की और केवल हम ही इस गिरावट की चपेट में नहीं आए। एक बार निके के चार्ट को देखिए और फिर आपको पता लगेगा कि दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन मार्केट्स। तो ये निके है यूएस जो जापानीज मार्केट है और जापानीज मार्केट को देखें तो 11% की गिरावट एक सप्ताह में आई, 11%। मेजर सपोर्ट था 35,000 का, वो टूट गया।
ये हैंगसेंग है, यहाँ पर भी वापस से गिरावट आते हुए नजर आ रही है आपको, लेकिन जो बाकी इकोनॉमीज हैं लगभग सारे ही चार्ट्स पर मेजर ब्रेकडाउन्स और सेल ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस तरह के बाजार में क्या किया जाए, कैसे बाजार को समझा स्टडी किया जाए, और उसको जो है आज के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। कई सारे चार्ट्स की चर्चा करेंगे, मुझे पता है ढेरों चार्ट्स में आपके मन में सवाल हैं, एक एक करके सवालों की बात करेंगे। सबसे पहले एक सवाल आया है एनर्जी सेक्टर को लेकर, सवाल कर रहे हैं एनपी साहब। उनका सवाल यह है कि भैया एनर्जी सेक्टर में इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों हो रहा है। तो अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे एनर्जी स्टॉक्स यानी कि ऑयल गैस वाले शेयर्स हैं, सब में हमने बड़े सेल ऑफ, गिरावट, ब्रेकडाउन्स देखे हैं। तो होता क्या है कि देखिए ग्लोबली डिमांड जो है फॉर एनर्जी कम हो जाती है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि आप देखिए कि अब कुछ समय ये ट्रांजिशन मैनेज करने में लग जाएगा और जो पहले के कार्यक्रम थे उनमें एक अवरोध पैदा हो जाएगा, तो उससे जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी, और वो स्लो होगी तो उसका असर ऑयल प्राइसेस पर, उसका असर आप देखिए कि एनर्जी पर डेफिनेटली पड़ना है, और वही होता हुआ देख रहे हैं। क्रूड ऑयल देखिए, आइए क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। ये क्रूड का चार्ट है, और क्रूड के चार्ट को गौर से देखें तो ये $67 का एक अहम सपोर्ट था। ये 2021 से लेवल होल्ड किए हुए था क्रूड, एक बार, दो बार, तीन चार बार यहाँ पर ये वैलिडेट हुआ लेवल है, जिससे हमेशा टकराकर प्राइस में एक मूव आता था। फिर एक पैटर्न बना इस चार्ट पर जिसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में लोअर पीक्स बनती हैं लेकिन बॉटम्स इक्वल होते हैं, और फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन आपको चार्ट पर आता हुआ दिखा। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का अगर एक टारगेट निकाला जाए तो ये लगभग, अगर आप देखें चार्ट पर, तो ये $20 का टारगेट बनता है। 67 में से 20 घटा देंगे तो $47 का रेट बनता है। उससे पहले सपोर्ट अगर कहीं आ जाए तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मेरी राय में $53 के आसपास का लेवल आपको यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट का काम देगा, तो इस लेवल को यहाँ मार्क कर ले। तो जो बड़ा सपोर्ट है अब वो 52, 70, $53 के आसपास है, तो बड़ा फॉल हम अब क्रूड की कीमतों में देख रहे हैं। तो क्रूड में जो करेक्शन है ये भी आपको जो इकोनॉमिक स्लोडाउन ग्लोबल लेवल पर हो रहा है या होगा उसकी अपेक्षा में, उसकी आशंका में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो दिस इज हाउ ग्लोबल मार्केट्स आर प्लेइंग आउट। चलिए कुछ चार्ट्स देखते हैं फटाफट। प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने संदेश भेजा उसके लिए। और एक बहुत अच्छा सवाल है मयंक पवारी साहब का, और वो जानना चाहते हैं टाटा मोटर्स के विषय में। तो आइए टाटा मोटर्स के चार्ट। दिस इज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में बड़ी गिरावट, और हमने देखा कि 923 रुपए का लेवल टूटा, उसके बाद से सीधे एक तरफा शेयर नीचे आया। सपोर्ट है 613 का, और ये लेवल टूटा तो अगला सपोर्ट 500 रुपए का। तो बड़ा ड्रॉप, बड़ी डिक्लाइन हमें इस चार्ट पर देखने को मिल रही। तो क्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ, एंड मेजर लेवल नाउ ऑन दिस चार्ट इज 500 रुपीज। तो कमजोरी देखने को मिल रही है, वीकनेस है, लोअर पिक्स बन रही हैं, चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है। नेकलाइन सही जगह डाली होती जो हमने यहाँ डाल रखी है पहले, और इसकी चर्चा भी शायद अदालत में हुई थी। एक एंट्री का, ये जो आप दो लकीरें देख रहे हैं ना ब्लू वाली, दिस इज द ऑप्टिमम एंट्री जो कि 3 अप्रैल 2023 को बनी थी। उस समय भाव को 400 400 होता था, और ये एग्जिट है 30 सितंबर 2024 को, लगभग साल भर के बाद, सवा साल के बाद, और उस समय भाव था 923 रुपए। तो ये परफेक्ट ट्रेड बना था, यहाँ एंट्री और इस वाली ब्लू लाइन पर एग्जिट। उसके बाद से कोई मौका नहीं है खरीदारी का। हाँ, बिकवाली के मौके आए जब सपोर्ट टूटा 923 रुपए पर, उसके बाद जो सेल का सिग्नल आया वो सिग्नल अभी भी चल रहा है। तो लगातार कमजोरी टाटा मोटर्स के चार्ट पर देखने को मिल रही। तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ वापस लौटेगी जब ये लेवल, देखिए ये जो नया लेवल 712.15 का है, ये पार होगा तब स्ट्रेंथ का कुछ संकेत मिलेगा, अन्यथा कमजोरी के संकेत ज्यादा हैं। वीकनेस और लोअर बॉटम पिक्स और लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, तो सावधानी रखिए। एलओसी जरूर हर चार्ट पर अंकित कीजिए। आपको याद होगा कि लगातार इस अदालत से मैं आपसे कहता आया हूं कि चार्ट कोई भी देखें उस पर एलओसी अवश्य मार्क कर ले। एलओसी मार्क कर लेने से हमेशा आपको ये पता होता है कि कौन सा वो लेवल है जिसके नीचे बिना किसी सोच विचार के मुझे निकल जाना है। तो वो फाइनल हार्ड स्टॉप जिसको कहा जाता है वो होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल वो लेवल होता है जिसके टूटने से चार्ट का जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो उस लेवल को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और हमेशा से मेरा आग्रह आपसे रहा है कि जो भी चार्ट आप देखें
उस पर एलओसी जरूर अंकित कर लें। एलओसी अंकित कर लेने के बाद कभी भी चिंताएं जो हैं वो आपकी एक लेवल से ऊपर नहीं जाएंगी। हाँ, एलओसी भंग होगी तो नुकसान तो निश्चित होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टाटा मोटर्स गिरने लगा, 900 का भाव टूट गया और आप फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पाए, शेयर का दाम आधा पौना रह गया, लेकिन आप उसमें बने हुए हैं, वेट किए बैठे हैं और पैसा आपका धीरे धीरे करके कम हो रहा है, वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है और आप बिल्कुल निष्क्रिय बैठे हुए हैं। ये नहीं होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क की है तो यू नो वेयर टू एक्सिट, यू नो हाउ टू गेट आउट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फॉल आया है निफ्टी में भी, स्टॉक्स में भी, इससे सबसे बड़ी सीखने की चीज ये है कि निकलना कितना आवश्यक है। खरीदार खरीदने के समय बहुत ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी होती है। जब हम खरीदते हैं तो अच्छा महसूस कर रहे होते हैं और बहुत उम्मीदों के साथ किसी शेयर को खरीदते हैं। निकलने का निर्णय ज्यादा स्ट्रेसफुल, नेगेटिव डिसीजन है और उस समय तनाव झेलना पड़ता है, लेकिन निकलना ज्यादा जरूरी, अहम और लाइफ सेविंग डिसीजन है और इसको संजीदगी से, गंभीरता से लेना चाहिए और इसको रूथलेसली, निर्ममता से इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। उस समय आपको दया आ गई शेयर की कीमतों पर, आपको लगा कि चलो वेट कर लेते हैं, चीजें ठीक ही हो जाएंगी अंत में, और आपने एग्जिट के संकेत को नजरअंदाज कर दिया, तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि कीमतें फिर इस कदर गिरती हैं, इस तरह गिरती हैं कि आपको फिर खरीद निकलने का अवसर नहीं मिलता है। तो एग्जिट्स आर दी पैरामाउंट डिसीजन इन ट्रेडिंग, ये आपको इस गिरावट से सीखना चाहिए। और अगर आपकी एग्जिट की प्रणाली सुदृढ़ नहीं है, आपको लगा, अपना खुद का परफॉर्मेंस जांचिए, सेल्फ अप्रेजल कीजिए और आप समझते हैं कि इस गिरावट में समय पर न निकल के आपने भूल की है या आपका सिस्टम उस तरह के संकेत नहीं देता है, तो यू नीड टू रिविजिट योर सिस्टम एंड इम्प्लीमेंट इट मोर इफेक्टिवली। तो ये समय सावधानी बरतने का और संयम रखने का है, क्योंकि बाजार में उठापटक चल रही है और अपने सिस्टम्स को पुनः जांचने का है। याद रखिए कि एग्जिट समय पर करना बहुत जरूरी है और ये नहीं है कि एग्जिट अब नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे शेयर्स थे जो पहले होल्ड किए बैठे थे, अच्छा होल्ड कर रहे थे, बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, गिरावट भी ज्यादा नहीं थी, वहां भी अब सेल के संकेत आए हैं। तो वहां जहां सेल आ रहा है, सेल कीजिए, संकोच मत कीजिए, दोबारा नीचे के लेवल्स पर खरीद लेंगे या फिर किसी अन्य शेयर में जहां उस समय बाय के संकेत आ रहे होंगे, वहां पैसे को स्विच करेंगे। तो टेक्टिकल रिट्रीट बहुत जरूरी है और अगर आपको लग रहा है कि युद्ध आपके विपरीत जा रहा है, एक बार के लिए पीछे हटना, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए और वो करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो ये समझिए और उस तरह इसको। अब टाटा मोटर के चार्ट के बाद आइए कई सारे और चार्ट्स पर इंटरेस्टिंग सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, आइए टाटा स्टील के बाद चलते हैं टाटा मोटर्स, सॉरी टाटा मोटर्स के बाद चलते हैं टाटा स्टील। तो मेटल्स में गिरावट है, टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं। ये टाटा स्टील है, अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे मेटल्स। ये ब्रेकडाउन आया मान लीजिए इस लेवल का 138 का, फिर चार्ट पर बड़े लेवल है 124 के, तो गिरावट यहां पर भी आई और शार्प गिरावट आई है। ट्रेंड लाइन को भी रिवाइज करना होगा, अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो ये लेवल वॉच कीजिए 140, ये पार होगा तो फिर आपके लिए अगला पड़ाव चार्ट पर 126 का होगा। एलओसी डाल दीजिए 126 पर, ये आपकी एलओसी हो गई और ये एलओसी अवश्य ही मार्क करके रखिए चार्ट पर। तो गिरावट यहां पर भी है, कुछ भी बचा नहीं है, हर स्टॉक जो है गिरावट में के चपेट में आता हुआ दिख रहा है। चलिए, नूरेन साहब पूछ रहे हैं कि बीएससी में क्या करें। ये बीएससी है, रिकवरी आई और ये चार्ट है। सबसे पहला काम क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां डाल दें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहां डाल दें। तो ये मेजर लेवल है, आप देखते हैं एरिया रेजिस्टेंस का लेवल है, इससे पहले से ही हम इस पर ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। तो बहुत संभावना है कि बहुत वायलेंट आपको कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन इस चार्ट पर देखने को मिलेगा। तो सावधानी रखनी चाहिए, ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करें, वो लेवल पार हो जाए तो फिर खरीदारी के बारे में पुनः सोचेंगे। लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि इसी दायरे में, यानी लगभग 4000 से 6000 के बीच में ही बहुत समय बीएससी और बिता सकता है। तो संयम रखने का और ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये बीएससी का चार्ट है जिस पर अभी भी प्रश्न आया। बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, बाजार से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिर एक सवाल आया है ऑन, अच्छा, एक हमारे अपूर्व राज साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि एलओसी ने नेस्डेक पर बचा लिया,
टाइमली एग्जिट कर पाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े ध्यान से अदालत में हर सप्ताह आने के लिए अपूर्व जी, और बातों को गंभीरता से लेने के लिए। कई बार लोग सुनते हैं अच्छी बातें, समझ भी आ जाती हैं आपको इंटेलेक्चुअली, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जो इंप्लीमेंट नहीं करता है उसकी बात सुनी हुई भी किसी काम की नहीं है। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने एलओसी ठीक डाली हो तो कम से कम आप वक्त रहते निकल पाते हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है इस लाइन की। तो मैं सबसे, मेरा निवेश हमेशा निवेदन रहता है कि एलओसी अवश्य डालिए अपने चार्ट पर। चलिए कुछ चार्ट्स और देखते हैं झट से। सेल का भी चार्ट देख लें। दिस इज द चार्ट फॉर सेल। डबल टॉप पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद आपने देखा कि लगातार लोअर पिक्स बन रही थी। अब यहाँ कुछ बेस बनकर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहीं पर एक एलओसी डाल दीजिए। तो एलओसी आपकी 104 रुपए के आसपास पड़ेगी। 104 को एलओसी मान करके फिलहाल इस चार्ट को देखें। 104 रुपए का जो लेवल है वो सेल के लिए बड़ा सपोर्ट बनेगा। तो दिस इज द चार्ट फॉर सेल। प्रोफेसर आसरानी साहब का सवाल है कि एनएसए 10 के हमारे स्टूडेंट रहे हैं, इनका सवाल है कि क्या एलओसी ब्रेक होने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड स्टॉक से भी एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए प्रोफेसर साहब, मान लीजिए आप जो है डेली चार्ट देख करके काम कर रहे हैं और उस पर आपने मेजर लेवल्स मार्क किए। अगर वो लेवल पार हो जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, तो आपको उस टाइम फ्रेम के लिए अगर आपने निवेश किया है तो निकलना ही पड़ेगा। उसी तरह मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मंथली चार्ट की एलओसी मार्क कीजिए। तो जिस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से एलओसी चार्ट पर मार्क करनी है, और उसके टूटने पर एग्जिट करना हितकारी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लंबे समय के निवेश है उनसे कभी एग्जिट नहीं होता है। अच्छे से अच्छे निवेश जिन्होंने बहुत पैसा आपके लिए बना करके दिया है, अगर उस पर भी एग्जिट आता है चार्ट पर, तो एग्जिट तो करना ही है। बाद में आप उस पर पुनः विचार कर लीजिए, लेकिन समय रहते एग्जिट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी समय से निकलना होता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो निकलना बेहद जरूरी होता है। तो निकलने का रास्ता पहले ढूंढे और बाद में फिर और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करें। वाह, बहुत बढ़िया संदेश राम त्रिपाठी जी भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं, गुरुजी मैं वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया हूं और यहीं से आपकी अदालत देख रहा हूं। अरे वाह राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी ओर से जय श्री कृष्ण आपको। और बहुत अच्छा लगा कि आप वृंदावन जा पाए और वहां बैठे बैठे भी अदालत देख रहे हैं। गजब, देखिए इनका अदालत से संबंध इतना गहरा है कि वहां इतनी भीड़ में दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन बीच में समय निकालकर अदालत देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार राम जी, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको बहुत सफलता मिले, आपके दर्शन सफल हों। और सब आपसे निवेदन है कि आराम से दर्शन कर लीजिए और उसके बाद अदालत की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारे राम त्रिपाठी जी हैं, और वो लिख रहे हैं कि वृंदावन से सीधे जुड़े हुए हैं आज की अदालत में। ओके, तो आप बताइए कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है जो देखना है। हाँ, एक चार्ट जो है, इस पर प्रश्न दाग दिया है मैं रामलाल जी ने, और वो ये कह रहे हैं कि इंडस टावर का चार्ट देखिए। ये इंडस टावर है, निश्चित रूप से बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। एक चार्ट पैटर्न बना है जिसे डायमंड पैटर्न कहते हैं, और शायद यही विषय है, ये वजह है कि सवाल आया। तो डायमंड पैटर्न बिल्कुल बना हुआ है इस चार्ट पर। ये चार्ट है फॉर इंडस टावर्स। इस तरह से डायमंड बनाया जाता है, और डायमंड बनाने के लिए ऐसी लकीरें आपको चाहिए। ये डायमंड है, और इसका ब्रेकआउट जो है चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो इंडस टावर एक चार्ट है, जरूर से स्टडी करें। यहाँ पर पैटर्न जो है वो आपने सही खोजा है। चलिए एक चार्ट और देखते हैं, और ये चार्ट है टेस्ला का। भाई देखिए, जो यूएस में चल रहा है, इसका एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है टेस्ला को। लोगों ने टेस्ला के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू कर दिया है। तो बड़े पैमाने पर लोग जो हैं बड़े खफा हैं इलॉन मस्क से, उनकी नीतियों से, जिस तरह से वो सरकारी अधिकारियों को हटाए रहे हैं, वहां पर जॉब लॉसेस हो रही हैं, और उसका भी ठीकरा उनके सर फोड़ा जा रहा है। तो ये टेस्ला का चार्ट है, बड़ी गिरावट आ गई। डबल टॉप बना था टेस्ला में $400 के आसपास, और वहां से आप देखिए $240। तो ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा चार्ट है।
यानी कि वन ऑफ द मेजर स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, और उसमें आप देखिए इस प्रकार की सीवियर वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, और इसमें सोचिए कितने पैसों का नुकसान इस गिरावट में लोगों को झेलना पड़ा होगा। सो दिस इज टेस्ला फॉर यू, जहां पर गिरावट जारी है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम लोग कई बार एक नैरेटिव से बंद करके निवेश कर बैठते हैं। यानी कई बार हमें लगता है कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा और ये फला इसकी कहानी है, प्ले आउट होगी और फिर उसके बाद कीमतें यहाँ पहुंच जाएंगी, इस तरह के विचार हम मन में बना लेते हैं। तो जो भी आप जहां से भी कोई कहानी, कोई नई जानकारी आपको किसी कंपनी के बारे में पता लगी हो, तो हमेशा उसको जो है चार्ट पर आपको वेरीफाई करना है। अगर ब्रेकडाउन है, वीकनेस दिख रही है, तो उस हिसाब से, ब्रेकआउट आ रहा है तो उस हिसाब से हमेशा जो है उसको कोरिलेट करके देखिए, बहुत जरूरी चीज है। तो ये टेस्ला का चार्ट है, गिरावट यहाँ पर भी जारी है, तो कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी छिपा नहीं, सारे ही स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड हमें वीकनेस, ब्रेकडाउन, करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द चार्ट फॉर टेस्ला। आइए कुछ चार्ट्स और देखते हैं झट से। चलिए एक सवाल और लेते हैं, और ये सवाल है हमारे गौरव जी का, माफ कीजिए विराज जी का। सवाल उनका है भारतीय एयरटेल पर। तो भारतीय एयरटेल के नारे लगा रहे हैं, तो आइए फटाफट भारतीय एयरटेल को भी देखें। ये भारतीय एयरटेल, और आप देखिए अलग ही दिशा में अलग ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये भारतीय एयरटेल के रेजिस्टेंस है, जहां पर बंद हुआ तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पर क्लोज आते हुए नजर आया। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट इन लेवल्स के आसपास है। ये दूसरा लेवल है। तो जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो है 1550 और 1750। 200 रुपए का दायरा भारतीय एयरटेल के लिए। अब यहाँ सवाल है कि क्या किया जाए। भाई देखिए, यहाँ खरीदारी के मौके तो बहुत पीछे छूट गए, खरीदारी के मौके निकल गए। एलओसी जरूर आप चार्ट पर डालिए, 1550 के आसपास एलओसी डालना मत भूलिएगा, ये सबसे क्रिटिकल लेवल है स्टॉक में। और हम एक आउट परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो मुमकिन है कि और ऊपर के लेवल्स आए, लेकिन एलओसी का विशेष ख्याल रखिए और फोकस कीजिए कि अगर पहले के स्टॉक्स हैं तो जरूर ये रेखा डालकर आप रख सकते हैं। तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये 1550 पर इस चार्ट पर अंकित करना होगा। तो ये चार्ट हमने देखा फॉर भारतीय एयरटेल। और ठीक है, एक सवाल आया है, बहुत बढ़िया संदेश भेज रहे हैं हमारे पाटिल सुधाकर साहब। वो कह रहे हैं कुणाल सर आपका विचार मंथन मतलब एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत बढ़िया बात कही आपने पाटिल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रैक्टिस और आपका एफर्ट काम आता है। जितने ज्यादा चार्ट्स आप देखें उतनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो समय दीजिए चार्ट्स देखने में, वक्त लगाइए, एक दिनचर्या बनाइए, 1-1.5 घंटा प्रतिदिन चार्ट्स देखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली एक सेंस डेवलप हो जाएगा और आप देखेंगे कि शेयर का चुनाव जो है वो आपका पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो जाएगा और वो अवसर दिखने लगेंगे जो अभी तक नहीं दिखते हैं। ओके, अच्छा हमारे सचिन जी पूछ रहे हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स, व्हाट चार्ट शुड वन सी? आई इन्वेस्ट थ्रू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए यूएस ट्रेजरी के आप चार्ट्स देख सकते हैं, और इंडिया में जो कह रहे हैं तो इंडिया में ट्रेजरी जो बॉन्ड है उसके चार्ट्स हैं। तो इंडियन मार्केट्स के लिए भी आप जो 10 ईयर बॉन्ड है उसके चार्ट्स को देखिए। तो ये सचिन जी का प्रश्न था, जवाब मिला तुरंत उन्हें। अच्छा, विद्यासागर आर्य साहब का सवाल है नागार्जुना केमिकल लिमिटेड पर। तो आइए चार्ट देखते हैं। ये नागार्जुना फर्टिलाइजर है, लगातार गिरावट, वीकनेस देखने को मिल रही है, और चार्ट पर जो लेवल था 9 रुपए का टूटा, उसके बाद से गिरावट दिख रही है। तो और कुछ पढ़ने इस कहने के लिए इस चार्ट में बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा और बहुत से सवाल आ रहे हैं। मीनाक्षी अरोड़ा जी जानना चाहती है एबीबी के चार्ट में क्या हो रहा है, तो आइए जानते हैं। दिस इज एबीबी, कंटिन्यूस वीकनेस, ब्रेकडाउन ऑन चार्ट्स और डबल टॉप पैटर्न, और वहां से गिरावट। अब बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन, तो बहुत नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट आप देखिए लगभग 4000 के आसपास है, अभी 5000 का भाव है। तो 4000 इज द मेजर सपोर्ट। इसका एक बार मंथली देखते हैं। तो मंथली में भी आप देखिए कि बड़ा सीवियर करेक्शन आया। 650 से स्टॉक लगभग 83 तो गया, और अब उसमें जो है करेक्शन आने के बाद स्टॉक थोड़े
स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो कमजोरी यहां पर भी है। तो क्रॉस द बोर्ड देखिए स्टॉक्स कमजोर हैं और आपको कॉशन रखना है। चलिए, रजत जी कह रहे हैं कि भाई टांडला का चार्ट देखिए, तो आइए टांडला के चार्ट के दर्शन करते हैं। ये टांडला है, वीकनेस है, ब्रेकडाउन आया चार्ट पर इस सपोर्ट के नीचे पिछले सप्ताह और वहां से गिरावट कमजोरी देखने को मिल रही है। ये डेली चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर भी मेजर सपोर्ट टूटकर उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये बात याद रखिए। तो कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है टांडला और चार्ट पर अभी तक किसी प्रकार का चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं। तो दिस इज द चार्ट फॉर टांडला सॉल्यूशंस, जिस पे सवाल आया था और तुरंत आपको अदालत में मिल गया जवाब। चलिए आइए कुछ चार्ट्स और देखते हैं फटाफट। उससे पहले निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, यहाँ पर जो 22,000 से मेल खाता हुआ लेवल है निफ्टी के 22,000 लेवल्स का जो समकक्ष लेवल है वो 14,000 है। तो 14,000 का लेवल जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूटा तो यहाँ पर भी गिरावट की नई खेप, ब्रेकडाउन और कैप्चुलेशन देखने को मिलेगा। तो इस लेवल को जरूर से चार्ट पर मार्क करके चलें, 14,000 के लेवल से। तो देयर इज वीकनेस ऑल अराउंड इंक्लूडिंग इन स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स भी आप देखिए करेक्शन मोड में है, गिरावट दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो वेट एंड वॉच, लेट द डस्ट सेटल और उसके बाद फिर आप अवसरों का तलाश कीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी संयम बरतने में हर्ज नहीं होगा। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडसइंड बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए इंडसइंड बैंक का चार्ट देखें। यहाँ पर भी देखिए खेल एलओसी का है। हालांकि एलओसी बहुत नीचे आकर के क्लोज आया, लेकिन एक बहुत अच्छे मौके पर सपोर्ट के टूटने पर आपको एग्जिट का संकेत दिया और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर एक बार आज के ट्रेड में बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो एसएनपी इज इन फ्री फॉल और हम देख रहे हैं कि एसएनपी में भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए तो कुछ चार्ट्स और देखते हैं। गिरावट चारों ओर है और अब देखिए एक बार सरकारी बैंकों के चार्ट्स देखते हैं, जहां पर भी हम सिग्निफिकेंट ड्रॉप देख रहे हैं। तो फटाफट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अभी तक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। यहां पर लोअर पीक्स बन रही है, याद रखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर भी और गिरावट की संभावना है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 5600 के आसपास है। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी डिक्लाइन ड्रॉप देखने को मिल सकता है, तो वहां पर भी सावधानी रखिए। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं आइडिया सेल्युलर के बारे में, यानी कि वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो एक बार वोडाफोन के चार्ट को भी एक नजर देखेंगे। ये आपके सामने वोडाफोन है, बड़ी गिरावट और गिरावट के बाद सपोर्ट पर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए मेरा केवल ये कहना है कि बाजार में और इतनी समस्याएं हैं, एक और समस्या मोल ना लीजिए, थोड़ा संयम रखिए, बहुत और अवसर आएंगे, अधीर मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि 6-7 रुपए का शेयर है ले लेते हैं, 8-10 तो हो ही जाता है तब निकल जाएंगे। इससे बेहतर ये है जहां पर ज्यादा क्लैरिटी हो, स्ट्रेंथ चार्ट पर नजर आ रही हो, वहां फोकस करें। तो ये चार्ट है। हालांकि लेवल्स अगर देखना चाहें तो जो बड़ा लेवल मार्क किया हुआ है चार्ट पर वो लगभग 6 रुपए के आसपास है। तो 6 रुपीज इज द मेजर लेवल एंड वीकनेस अंडर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस चार्ट। तो ये बाजार की तुलना में लगातार कमतर प्रदर्शन करता आया है और अभी भी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। चलिए कुलदीप जी जानना चाहते हैं वोल्टास के बारे में, तो आइए फटाफट वोल्टास के चार्ट को देखते हैं। ये आपके सामने वोल्टास का चार्ट है, बड़ा ब्रेकडाउन आया और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। चार्ट पर सपोर्ट्स टूटे, फिर एक गिरावट आई, पुल बैक आया और ये वापस से गिरावट आई। ये जो पैटर्न बना है जहां एक बड़ा रेड कैंडल, 4-5 ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही, फिर एक रेड कैंडल बनती है, इसे इनवर्स एन पैटर्न, एन फॉर नागालैंड, इनवर्स एन पैटर्न या फिर इसे 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहा जाता है। कमजोर पैटर्न होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो गिरावट यहाँ पर और गहरा सकती है अगर ये लेवल्स टूट जाएं। तो 1250 से लेकर के 1270-75 के बीच में बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल्स टूटे तो फिर इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो वोल्टास में भी लेवल्स ठीक से चार्ट पर अंकित करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए कमजोरी जो है वो चारों ओर दिख रही है। ओके चलिए, इंद्रजीत साहब कह रहे हैं कि एक बार यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देखिए। जरूर, मैं उसी पर जा रहा था।
चलिए आइए फटाफट चार्ट देख रहे हैं और यूएसडी आईएनआर। ये डॉलर का चार्ट है। डॉलर के चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न बना था, उसका जिक्र हम लोगों ने यहाँ किया। गिरावट आई, गिरावट के बाद अब कुछ नीचे के लेवल से रिकवरी, तो यहाँ पर भी वीकनेस दिख रही है। और आप देखिए कि दिस इज द चार्ट फॉर रुपी वर्सेस डॉलर, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 85 के आसपास एक स्टेबिलिटी आई है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए जो कमजोरी डॉलर में देखने को मिल रही है, एक अच्छा संकेत है। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ेंगी। यहाँ पर जो हैमर पैटर्न बना है, नीचे के लेवल से रिकवरी आते हुए पिछले सप्ताह नजर आई डॉलर में। डॉलर नीचे के लेवल एक बार 85 तक चला गया था, फिर 85-50 हो गया। तो ये जो रिकवरी आई है, दिस इज अ कॉज फॉर वरी। तो थोड़ी सी चिंता है और बहुत मुमकिन है कि आपको एक उछाल डॉलर की कीमतों में देखने को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये स्थिति है, ग्लोबल मार्केट्स आर इन टर्मोइल। एक बार डॉलर इंडेक्स के चार्ट को भी देखते हैं। आइए, ये डॉलर इंडेक्स है, यहाँ पर भी हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स बढ़ा था तब चिंता थी, डॉलर इंडेक्स घटने के बावजूद भी ग्लोबल इक्विटीज में उस प्रकार का रिलीफ देखने को नहीं मिला। बड़ा सपोर्ट डॉलर इंडेक्स के लिए 100-102 के आसपास है, और ये लेवल्स टूट गए तो यहाँ पर आपको और ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो डॉलर कमजोर हो रहा है दुनिया भर की करेंसीज के मुकाबले। तो ये स्थिति है यूएसडी आईएनआर की भी। और उसके अलावा ओके, आदेश शर्मा जी कह रहे हैं जय श्री राम सर, प्लीज व्यू फॉर ट्राइडेंट। सर दमदार चार्ट कहाँ से पूछूं? भाई दमदार नहीं तो वो पूछिए भाई जिसमें आपकी रुचि हो, और वापस चार्ट्स में दम आएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन तब तक जो कमजोर चार्ट्स हैं उनकी भी चर्चा हम अदालत में करते ही हैं। तो आइए फटाफट चार्ट देखते हैं। और ट्राइडेंट पर आपने सवाल किया, ये आपके सामने ट्राइडेंट का चार्ट है, ये ट्राइडेंट है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वीकनेस, गिरावट, कमजोरी देखने को मिल रही है। ये रेजिस्टेंस है, ये पहले सपोर्ट का स्तर था, ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। ये लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये लेवल पार होगा तो कुछ सुधार होगा, अन्यथा और नीचे के लेवल्स मुमकिन है। तो बड़ा ब्रेकडाउन आप देखिए, 2021 के बाद ये लेवल टूटा है 27 रुपए का, तो एक मेजर ब्रेकडाउन यहाँ पर चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। ये चार्ट है ट्राइडेंट का। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से, टाटा मोटर का सवाल नितिन जी इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। ओएनजीसी का चार्ट देखते हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर के भी चिंतित थे इस सप्ताह। ओएनजीसी में बड़ी गिरावट आई है, तो ये ओएनजीसी का चार्ट है। कितना गिरा इस सप्ताह? 69% गिरा है, कमजोरी दिख रही है। एक सपोर्ट है यहाँ पर 225 का, ये टूटा तो फिर सीधे आपको 190 के पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी कमजोरी दिख रही है। तो क्रॉस द बोर्ड कोई भी चार्ट उठा करके देखें तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा सुझाव एक दे रहे हैं हमारे रंजीत यादव जी, और बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई है उन्होंने, लेकिन सुझाव उनका सुंदर है। कह रहे हैं सर आपको डॉक्टर की तरह अपॉइंटमेंट देना चाहिए, और जैसे ट्रेडर अपनी समस्या बता सके और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात कर सके। अरे वाह, बहुत अच्छा सुझाव है, और इस पर जरूर से विचार मैं करूंगा रंजीत जी कि क्या इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा सुझाव है। और